हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। और आपको बता दें, हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही जल्द 100K की होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारी जल्द से जल्द यूट्यूब फैमिली 100K की हो जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। और सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके ये आज जो 6 प्रश्न है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट जाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, फिर वही रोना होगा कि हमने काश वीडियो देख लिया होता। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, पहले हम इसके परिभाषा को देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोल या 1 मोलर विलयन में डाला जाता है तो विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्या है, कोई पात्र है ना, कोई बर्तन है, और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसमें जो आपका सॉल्यूशन है, विलयन है, वो कितना है रसगुल्लों, 1 मोल है, यानी 1 मोलर है। ठीक, तो क्या कह रहा है, 25 अंश सेल्सियस पर। और टेम्परेचर हम कितना रखेंगे बच्चों, टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री रखेंगे, है ना। 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु को, धातु चाहे जिंक की छड़ हो, चाहे Ag की हो, चाहे Au की हो, ठीक, चाहे Cu की हो, हम कोई भी धातु मान लेते हैं, धातु की छड़ को 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु की छड़ को, कोई धातु की छड़ है बच्चों, और क्या करें, 1 मोलर विलयन, इसका यानी पूरा जो विलयन है 1 मोलर विलयन में है, और इस विलयन में उस धातु की छड़ को जब हम डाल देते हैं बच्चों, तो विलयन में धातु, यानी इस धातु, ध्यान देना, ये जो धातु है आपका, इस धातु तथा धातु आयनों का मतलब ये क्या है, कोई लवण का विलयन, जैसे मान लेते हैं CuSO4 है, तो भाई Cu पे प्लस होगा, SO4 पे माइनस होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, धातु आयन हो गया। तो ये चीज कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके लवण के, यानी उसके यहाँ कोई क्या है, साल्ट है, ये मान लेते हैं कोई साल्ट है, लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है। आप डाल दिए इसको, छड़ को, तो इस विलयन में धातु, ये धातु है, और धातु आयन, यानी इसमें क्या है, आयन घुला हुआ है, धातु आयनों के बीच में, ठीक, ये विलयन है और ये धातु, इनके बीच में बच्चों जो विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आगे बच्चों कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर, ठीक, 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर, ठीक, 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, ठीक, और ये विलयन का क्या होगा बच्चों, इसमें कोई साल्ट का विलयन होगा, तो इस धातु और इस विलयन में जो आयन होंगे, इनके बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। इसी को अपन बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे E0 से दर्शाते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब की साल भी पूछा गया था। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव यानी E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध क्या है, या अथवा करके इसी में बच्चों ऐसा पूछा जाएगा कि निर्नष्ट समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। ठीक ना, कोई सेल है और सेल के लिए क्या निर्नष्ट समीकरण होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, कोई क्या है बच्चों, ये धातु, ये मान लेते हैं सॉलिड है, ठीक ना, कोई सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस है। M क्या है, कोई धातु है, Mn क्या धातु आयन है, और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके लिए मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन हो रहा है, और इसके लिए बच्चों जो आपका निर्नष्ट समीकरण होगा या नष्ट समीकरण होगा वो हो जाता है E बराबर E0 माइनस 0.0591/n, फिर log बेस 10 1/mn मतलब प्लस आयन। ठीक, ये होता है। देखिए आपने यहाँ पर देखा होगा माइनस, ठीक, इसको लिखा होता है RT, ठीक, 2.303 RT करके लिखा होता है, NF लिखा होता है, इस फॉर्म में लिखा होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज़ है। अलग चीज़ का मतलब क्या है, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो इसी फॉर्म में वो आता है। ठीक, ये हो जाएगा, और इस पे आपकी न्यूमेरिकल भी आया था, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, इस
रिएक्शन के लिए ये निर्नष्ट या नष्ट समीकरण हो गया बच्चों। अब इसमें देखिए प्रतीक क्या है, जो ई है Mn प्लस चार्ज करके, और यहाँ M, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद जो E नॉट है ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और उसके बाद बच्चों यहाँ से M जो N प्लस है इसको अपन क्या बोलते हैं, धातु आयन की मोलर सांद्रता। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो आपका N है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें कुछ नहीं करना। जब आपको कहेगा बच्चों केवल नष्ट या निर्नष्ट समीकरण बोलेगा तो यही आपको समीकरण लिख देना है और साथ में आपको ये सिंबल भी लिख देना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। हो गया, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। और अब की बार यही क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, लेकिन पूछ लिया था विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में क्या अंतर है। अंतर का मतलब क्या है, दोनों की डिफिनेशन आप लिख दीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको उस तरह से अंतर नहीं दिखाना कि 4 अंतर 5 अंतर लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता, और बच्चों यहाँ से जो इसमें रिलेटेड फार्मूले हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन फार्मूलों पर भी अब की बार न्यूमेरिकल 3 नंबर का आया था, ठीक। तो विशिष्ट चालकता क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया बच्चों कि विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या फिर चालकता कहते हैं। हमने क्या कहा, रिकॉल करिए बच्चों, विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। इसे के स्मॉल के यानी इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा से दर्शाते हैं। तो देखिए कप्पा बराबर हो जाएगा बच्चों 1/ρ। ये आप पी मत समझ लीजिएगा, ये हल्का टी है, मतलब हल्का टेढ़ा है, तो ये हो जाएगा बच्चों के यानी कप्पा बराबर 1/ρ, ठीक। या इसको अपन लिखेंगे कप्पा बराबर 1/1। देखिए अब रो क्या है, रो है बच्चों प्रतिरोधकता, रो बराबर होता है RA/L, रो बराबर होता है RA/L। तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, इसके स्थान पे RA/L रखेंगे तो ये बच्चों ऊपर चला जाएगा, कप्पा बराबर L/RA। अब जहां पर सिंबल क्या है रसगुल्लो, इसको देख लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। जहां पर रो क्या है, ठीक, इसको रो पढ़ते हैं, रो प्रतिरोधकता है, आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध है, विलयन का प्रतिरोध है, ए क्या है, इलेक्ट्रोड जो है उनका क्षेत्रफल है, एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। बात समझ में आया। और कप्पा क्या है, हमने बताया ही, विशिष्ट चालकता। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, प्रति ओम प्रति सेमी लिखिए, या मोहो प्रति सेमी, या साइमन प्रति सेमी, यानी इसके 3 मात्रक आप याद रखिए, ठीक है ना। इसके मात्रक भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात समझ में आई। मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति ओम प्रति सेमी, या भाई प्रति ओम का मतलब 1/ओम, और 1/ओम का मतलब मोहो इसी को पढ़ते हैं, या मोहो प्रति सेमी, या फिर साइमन प्रति सेमी। बात समझ में आई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखकर जाइएगा। समय आपके पास नहीं बचा है, जितना समय है समझ लीजिए बहुत ही कम समय है, इसलिए मेहनत करने से मत भागिए, मेहनत करिए, दिन रात एक करना पड़े करिए, मेहनत करिए, फिर उसके बाद देखिए एग्जाम में फोड़ कर आओगे, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसी में और था कि मोलर चालकता, एक था बच्चों अभी उसमें विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता भी है, उसको हमने की हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा है बच्चों, लेकिन उसको भी हम आपको रटा देंगे, डोंट वरी। देखिए मोलर चालकता क्या है, पहले ध्यान से समझिए। किसी भी विद्या, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, उसके चक्कर में मत पड़िए, आपके पास है, प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल। लेकिन ये सब परिभाषा देखने के लिए बच्चों आपको बहुत ही सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना है देन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। इस तरह से इसको बच्चों दर्शाते हैं। देखिए परिभाषा नहीं समझ में आई, डोंट वरी, समझिए, हम समझाते हैं। देखिए क्या है, कोई विलयन है ना, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना है, ठीक, समझना है तो ये फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों 1 मोल इसमें हमने कोई वैद्युत अपघट्य ले लिया, लाइक दैट इसमें हमने डाल दिया NaCl,
भाई साहब क्या है, 1 मोल NaCl को आपने विलयन में घोल दिया। अब जब इसमें घोलेंगे बच्चों तो ये जल में जाने के बाद ये Na+ में टूट जाएगा, है ना, और Cl बच्चों माइनस में टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। अब इन आयनों के कारण, ये दोनों आयन है, इन आयनों के कारण बच्चों जो इस विलयन में चालकता उत्पन्न होती है, यानी इस आयनों के कारण इस विलयन में जो चालकता होगी उसी को अपन बोलते हैं मोलर चालकता, है ना। वही तो इसमें लिखा है ना, परिभाषा में क्या कह रहा है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, जिसमें जैसे जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके, जैसे NaCl ये विद्युत अपघट्य हो गया बच्चों, उसके बाद HCl विद्युत अपघट्य हो गया, H2SO4 विद्युत अपघट्य हो गया, CH3COOH विद्युत अपघट्य हो गया। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है ना, जैसे जल है, जैसे यूरिया है, और उसके बाद क्या कहते हैं शर्करा है, ठीक, ग्लूकोज है, तो ये विद्युत अनपघट्य में आते हैं। लेकिन ये सभी आपके विद्युत अपघट्य हैं और इनका विलयन आप 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल वैद्युत अपघट्य है और इसमें क्या है विलयन में आप डाल दोगे तो उसके बाद बच्चों विलयन में, ठीक है ना, इनके आयनों के कारण जो इसमें चालकता उत्पन्न होगी उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, मोलर चालकता। इसे डेल्टा M से दर्शाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से फार्मूला आप देख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा M बराबर कप्पा गुणे 1000/m, ठीक, कप्पा गुणे 1000/m हो जाएगा ये फार्मूला। जहाँ पर K क्या है, विशिष्ट चालकता, इसके पहले भी हमने आपको बताया। M क्या है बच्चों, विलयन की मोलर सांद्रता, ठीक है ना, यानी मोलरता एक प्रकार की होती है, विलयन की मोलर सांद्रता। अब देखिए मात्रक क्या होता है बच्चों, मोहो सेमी स्क्वायर प्रति मोल या प्रति ओम सेमी स्क्वायर, ठीक ना, प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या फिर साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ये ऐसे देखिए, इसको जो साइमन सेमी है इसको ऐसे भी लिखता है, कैपिटल में S लिखेगा साइमन, फिर इसके बाद सेमी स्क्वायर प्रति मोल। अब की बार ये आपके बहुविकल्पी में मात्रक पूछा गया था, ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन था, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। जो भी पैटर्न देगा आप इजीली उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें एक और आता है कि मोलर चालकता के स्थान पर तुल्यांकी चालकता, लेकिन रसगुल्लो उसमें अंतर क्या है, जहां पर 1 मोल लिखा है वहीं पर 1 तुल्यांक कर दीजिए, सारी परिभाषा सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं करना है। 1 मोल के स्थान पर 1 तुल्यांक कर देना है, जहां पर M है वहां पर N लिख देना है और यहाँ इक्विवेलेंट EQ हो जाता है, ये आपका हो जाता है तुल्यांकी चालकता में। इतना परिवर्तन करना है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक ना। नीचे N होता है यानी नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता, ठीक, ये होता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा आपका मोलर चालकता ही पूछा जाता है। आई होप कि आप इजीली इसको समझ पाए होंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके लक्षण लिखिए। अब की साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि धात्विक व आधात्विक तत्वों को, चाहे भाई धातु हो या अधातु, तो धात्विक व आधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के एक व्यवस्थित क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे मान लेते हैं बच्चों क्या है कि कोई जैसे Mg है, Cu है, Zn है, Al है, यानी इस तरह से क्या है कि उनके मानक अपचयन, देखिए यहाँ पर ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है लेकिन समझने के लिए, जैसे कोई क्या है मानक अपचयन विभव के एक व्यवस्थित क्रम में ऐसे रखते चले जाइए तत्वों को, उससे जो एक सीरीज बन जाएगी, एक श्रेणी बन जाएगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेंगे। अब इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं क्या है उसको देख लेती हैं, ठीक है। देखिए लक्षण में क्या बच्चों कि पहला ध्यान से समझिएगा, पहला है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अपचायक गुण कम होते जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे आपको जाना है तो तत्वों के जो अपचायक गुण है वो घटते जाएंगे। दूसरा है ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होता है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होता है। त्यागने का गुण कम होता है, कम, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अधिक होता है। बात समझ में आई। तीसरा है जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसी को हमेशा हम एनोड बनाते हैं, ठीक, यानी जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है इसमें से उसी को हमेशा एनोड बनाया जाता है। तो ये रहा आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी और विशेषताएं, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कोलराउस नियम क्या है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा ये लॉन्ग में आपके ज्यादा पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखिए। अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो कोलराउस का नियम मोनो सर्च करिए, है ना, कोलराउस का नियम मोनो सर्च डाल दीजिए, वीडियो आपके सामने मिल जाएगी। आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए इसमें हम देख लेते हैं बच्चों कि कोलराउस का नियम क्या है। ठीक, कोलराउस का नियम क्या कहता है और इस पे भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है उस विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसको समझने का प्रयास करिए रसगुल्लों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। जैसे अभी हमने बताया ना, देखिए पृष्ठ रसायन से वैद्युत रसायन से संबंधित है, तो भाई जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिक वाला पूरा फंडा चल रहा है। जैसे बच्चों इसमें हम मान लेते हैं कि हमको घोलना है CH3 COOH, ये घोलना है। तो अनंत तनुता पर इस विलयन की जो पूरी विलयन की, ध्यान देना बच्चों, विलयन की जो विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है, ये विद्युत अपघट्ट है, इसकी मोलर चालकता इसके अलग अलग, जब इसको घोलेंगे बच्चों तो ये CH3 COO ये माइनस में टूट जाएगा और जो H वाला है ये आपका प्लस में टूट जाएगा। तो भाई ये अलग अलग हो गए कि नहीं, तो यही चीज तो कह रहा ना, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है उस विद्युत अपघट्ट यानी इसी के विद्युत अपघट्ट के यहाँ पर जो ये, ठीक, विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों, भाई ये ऋणायन हो गया, ये धनायन हो गया, इनके आयनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे क्या बच्चों, NaCl की मोलर चालकता निकालेंगे तो भाई Na प्लस में हो जाएगा अलग, ठीक, और उसके बाद Cl क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कोलराउस का नियम आपका होता है, ठीक ना, समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट कर ले बच्चों, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक। सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध लिखिए। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। अब की बार सेल स्थिरांक का मात्रक पूछा था, ठीक है ना, सेल स्थिरांक का मात्रक पूछा था। तो क्या हो जाएगा, जैसे सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक। जैसे मान लेते हैं कोई सेल है ना, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं L, और इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोड का जो तल का जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं A है। तो इनके बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल A का अनुपात होता है बच्चों सेल स्थिरांक, उसी को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको x से दर्शाते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे, लंबाई का मात्रक देखिए यहाँ पूरा सेमी में चलता है, इस चैप्टर में मीटर में भी चलता है लेकिन आपका ज़्यादा ऑप्शन सेमी में आता है। मान लेते हैं सेमी है तो भाई क्षेत्रफल है तो इसका हम सेमी स्क्वायर करेंगे, 1 सेमी से 1 सेमी कट गया तो इसको लिख सकते हैं हम प्रति सेमी या फिर सेमी इनवर्स 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, समझ गए। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, L/A, जहां L क्या है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्या है इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल, x क्या है सेल स्थिरांक, क्योंकि x से ही सेल स्थिरांक को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर मात्रक लिखना चाहे लिख देते हैं, ठीक ना, हमने लिखा नहीं तो लिख देते हैं बच्चों। मात्रक आपका जो हो जाएगा वो मात्रक हो जाएगा सेमी इनवर्स, ठीक, या इसको करके इसको कैसे लिखते हैं, प्रति सेमी, ये सेल स्थिरांक का मात्रक हो जाता है। अब देखिए संबंध सेल स्थिरांक तथा चालकता के बीच क्या संबंध होता है उसको देख लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है और इसी पर बच्चों अब की बार एक न्यूमेरिकल आया था 3 नंबर में, ठीक ना, इस पर भी एक न्यूमेरिकल आया था। आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप पेपर उठाकर डेफिनेटली देख सकते हैं। चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, ये संबंध होता है, ठीक। चालकता बराबर क्या होता है, चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। अब ध्यान से समझिए, चालकता को हम केस कप्पा से दर्शाते हैं, के बराबर चालकत्व मतलब C होता है और C इंटू सेल स्थिरांक x, तो K बराबर CX ऐसे लिख सकते हैं, या K बराबर 1/R इंटू x। अब 1/R कहाँ से आया, क्योंकि जो चालकत्व होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, चालकत्व कहते हैं। तो C बराबर 1/R होता है, तो इसके स्थान पे 1/R रख दिए तो ये आपका फार्मूला
बन जाएगा। तो ये रहा चालकता और शेल स्थिरांक के बीच में संबंध। अब बारी आती है कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। ठीक, ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। नहीं हो पाते हैं अपने मोबाइल में टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए और ज्वाइन हो जाएगी। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।